साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन के उन मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट अवश्य देखें। तो पहला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में कहा गया है मूली जड़। बिल्कुल भैया, जो मूली है यह एक जड़ का रूपांतरण है, बिल्कुल सही है। हल्दी तना है, बिल्कुल सही है। प्याज क्या है, तना है, बिल्कुल सही है। मूंगफली क्या है, जड़ है। नहीं भैया, मूंगफली जड़ नहीं है, बल्कि भाई जो मूंगफली है यह एक भूमिगत फल है। क्या है मूंगफली, एक भूमिगत फल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ऑप्शन डी है ये सुमेलित नहीं है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों, हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था विलियम गॉड के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना, विश्व के संदर्भ में बात करें हम, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ध्यान रखना, विश्व की बात कर रहे हैं, लेकिन पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो बताइएगा एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और पूछा जाए श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो बताइएगा वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो साथियों, ऐसे पौधे जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं ऐसे पौधों को कहा जाता है जीरोफाइट्स। क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए मरुस्थल में पाए जाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है तो बताइएगा जीरोफियर। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अगला है करगम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो साथियों जो करगम है ये भैया तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि आपसे साथियों पूछा जाए कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है या घूमर कहाँ का लोक नृत्य तो बताइएगा जो घूमर है ये है राजस्थान का लोक नृत्य। गरबा कहाँ का है तो भैया गरबा है गुजरात का है। पूछा जाए यक्षगान कहाँ का है तो बताइएगा कर्नाटक का है। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ। कौन सी कोयले की किस्म नहीं है, लिग्नाइट, डोलोमाइट, एंथ्रासाइट या फिर बिटुमिनस। तो साथियों यहाँ पर जो डोलोमाइट है ये कोयले की किस्म नहीं है, बल्कि यह मैग्नीशियम का एक अयस्क है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है तो बताइएगा एंथ्रासाइट कोयला होता है। पूछा जाए भूरा कोयला किसे कहा जाता है तो बताइएगा लिग्नाइट को कहा जाता है। पूछा जाए सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है तो बताइएगा पीट। ठीक है। चलिए अगला है मटर का पौधा क्या है, झाड़ी, साग, घास या फिर पेड़। तो साथियों मटर का पौधा साग के अंतर्गत आता है। साग का मतलब क्या होता है साथियों, नरम हरे तने वाले जो पौधे होते हैं उनको भैया साग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो साग है ये मटर का पौधा साग की श्रेणी में आएगा। चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, लूनी, काली, स्वर्णरेखा या फिर कावेरी। तो साथियों लवण नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी नदी है जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है तब भी आपका आंसर लूनी नदी होगा। ठीक है। चलिए अगला है मिलान करें। इन्हें हमें क्या है, इनका मिलान करना है कि किस यंत्र से किसका मापन करते हैं। जैसे साथियों हम यहाँ पर बात करें वाष्प उत्सर्जन, तो साथियों ये मापते हैं हम पोटोमीटर से। ठीक है। वायुदाब मापते हैं हम बैरोमीटर से। भूकंप की तीव्रता को मापते हैं हम सीस्मोमीटर से। और वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हो गया मिलान। चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं।
निम्न में से किस प्रकार के परिवार में मां परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करती है? प्रश्न पर ध्यान दिया करें। मां परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करने की यहाँ पर बात ही रही है। तो भैया ऐसा परिवार जिसमें मां परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करेगी उस परिवार को कहा जाएगा मातृसत्तात्मक परिवार। ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए पिता परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करता है उस परिवार को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा, उसे कहा जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार। और एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार में क्या होता है? माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे कहा जाता है एकल परिवार। लेकिन जब एकल परिवार में दादा दादी चाचा चाची, ठीक है, को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो बनता है संयुक्त परिवार। ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी टॉपिक? चलिए अगला है, हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। जो हमारा हृदय है ना, बताइए इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा किया जाता है? तो इसके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा जो अशुद्ध रक्त है उसको फेफड़ों में पहुंचाना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है भैया? जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है साथियों, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया? नागपुर, मद्रास, नागौर या फिर रीवा? सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कब लागू किया गया? तो बताइएगा 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले लागू किया गया। कहां पर किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, इसी तरह से आपको साथ में स्टडी करना है जिससे आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो सके। जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों ऐसा विज्ञान या ऐसा अध्ययन जिसमें हम जंतु व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है ईथोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों रजत क्रांति का संबंध है अंडा और चिकन उत्पादन से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए भारत में सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो बताइएगा कपास को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, एंजाइम होते हैं, जो आपने कई बार नाम सुना होगा इसका, एंजाइम है ना, जो हमारे अंदर होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम भैया प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भैया अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? तो अमीनो अम्ल के बहुलक भैया ये होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, रॉकेट के नोदक में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों जो रॉकेट होता है उसमें जो नोदक होता है, तो रॉकेट के नोदक में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो रॉकेट है भैया यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, फ्रियान के बाद सबसे अधिक ओजोन परत को कौन हानि पहुंचाता है? मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? साथियों आप सभी को पता है जो ओजोन परत है ये हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है, जो कि हमारी हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या है? सुरक्षा करती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी गैसें हैं जिससे क्या है? इसको नुकसान हो रहा है, इसका क्षय हो रहा है। तो सबसे पहले बात करें हम फ्रियान है जो कि इसको बहुत नुकसान पहुंचाती है। और दूसरे नंबर पर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए धान के खेत और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो बताइएगा मीथेन गैस। पूछा जाए अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो बताइएगा सल्फर डाइऑक्साइड।
चलिए अगला है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ध्यान रखिएगा दूसरा सबसे महासागर पूछा गया है, इसलिए यहां पर ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए साथियों विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तब बताइएगा प्रशांत महासागर। इसी में साथियों मेरियाना गर्त स्थित है, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अगला है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो आप सभी को पता है भैया, जो सूर्य है इसके सबसे निकट कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, ठीक है, क्या है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है। और सूर्य के बाद कौन सा है, तो सूर्य के बाद दूसरे नंबर पर आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा तारा सबसे चमकीला तारा है, तो बताइएगा साइरस है। और जो ध्रुव तारा है यह उत्तरी दिशा को इंगित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसको इंगित करता है, उत्तरी दिशा को इंगित करता है। चलिए भाई, इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।